Hello, my dear friends. Today I am going to start an important topic of CRPC, that is investigation. We all know CRPC is basically divided into three parts, that is investigation, inquiry, and trial. Investigation is done by the police officers, whereas inquiry and trial are conducted by the court. So let's deal with investigation. Chapter 12 deals with investigation, section 154 to 176. Heading of chapter 12 is information to the police and their powers to investigate. So let's start. See, पुलिस ऑफिसर्स की पावर होती है, अगर हम नॉर्मली सोचें, अगर जितना हम जानते हैं, अगर हम उसके बारे में सोचें तो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं? अरेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर में भी उन्हीं चीज़ों को बताया गया है और पुलिस ऑफिसर की अलग अलग पावर्स को भी थोड़ा बहुत डिफाइन किया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 154 को बिना बेर हट के समझते हैं। सेक्शन 154 ये कहता है, अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन देने आता है, जिसे हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेंट, तो पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करेगा एंड उसके ऊपर साइन करवाएगा इन्फॉर्मेंट की। फिर इसमें यही बात की गई है, अगर कोई विमेन information देती है regarding the offense of rape or sexual harassment, though any of the offenses against the women, then it shall be recorded by a women police officer only. Another point provided under section 154 is that if the person against whom sexual offense is alleged to have been committed, अगर वो mentally या physically, चाहे टेम्परेली हो या परमानेंटली हो, डिसेबल्ड है, तो उसकी स्टेटमेंट्स को उसके रेजिडेंस पे रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे वो कन्वीनियंट फील करता है। एंड ये सब कैसे होगा? ये सब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और एक स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में होगा। सेकंड, इसका वीडियोग्राफ होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को सप्लाई की जाएगी। तो ये कुछ बेसिक बात है। तो अब चलते हैं सेक्शन 154 की लैंग्वेज पे। Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of police station, shall be reduced into writing by him or under his direction. ये क्या कहता है? हर इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड है कोग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से, अगर वो ओरली दी गई है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बाउंड है उसको रिटर्न में रजिस्टर करने के लिए, रिड्यूस करेगा वो राइटिंग में। या फिर अगर उसको राइटिंग में ही दी गई है तो क्या करेगा वो? सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके ऊपर साइन करवा लेगा इन्फॉर्मेंट के। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग एज अफोरसेड, जैसा हमने ऊपर बताया ना कि अगर ओरली दी है तो हम राइटिंग में रिड्यूस करेंगे, अगर वो रिटन में ही दी है तो बस सिंपली शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक। तो FIR रजिस्टर एक होता है तो उसके अंदर वो उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। फिर अब इसमें क्या बताया गया है? प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वुमेन अगेंस्ट होम ऑफेंस अंडर सेक्शन 326 ए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए 326 कैपिटल ए, 326 कैपिटल बी किसके बारे में डील करते हैं। उसके अलावा सेक्शन 354 असोल्ट ऑन क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट, ये क्या है? असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब अ वुमेन। 354 कैपिटल सी वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, रेप लीडिंग टू डेथ एंड वेजिटेटिव कंडीशन। 376 capital AB, rape with the female under 12 years of age. Then rape during separation, rape under authority, gang rape. And here is gang rape on a woman under 16 years of age, under 12 years of age. And 376 capital E, punishment for rape committed by a रिपीटेड ऑफेंडर। तो ये कुछ सेक्शंस हैं। अगर इन सेक्शंस में कोई भी विमेन इंफॉर्मेशन दे रही है तो उसको कौन रिकॉर्ड करेगा? सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर
विमेन पुलिस ऑफिसर और एन विमेन ऑफिसर। तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये जो प्रोविज़ो है ये 2013 में ऐड हुआ था। ओके, अब एक फर्दर प्रोविज़ो क्या कहता है, अगर वो फीमेल टेम्परेरीली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रजिस्टर की जाएगी, एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट एनी कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सनस चॉइस। ओके, उसके बाद इस प्रोविज़ो में क्या कहा गया है, इट इज़ मैंडेटरी that it should be in the presence of an interpreter or special educator। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम ऐसी फीमेल की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो इतनी मेंटली स्टेबल नहीं होती या फिर उसकी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हम सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो इसीलिए एक इंटरप्रेटर या फिर एक स्पेशल एजुकेटर का उस कंडीशन में होना ज़रूरी होता है ताकि हम जो वो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको सही से रजिस्टर कर पाएँ। सेकेंड, इट इज़ मैंडेटरी शैल बी वीडियोग्राफ की वो वीडियोग्राफ की जाएगी। थर्ड, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लोज ए ऑफ सेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164। ये हम आगे जाके देखेंगे, बस इसमें इतना कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पर्सन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अंडर क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। ओके, शैल बी गिवन। अच्छा, अब ये बात आता है सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 का कहता है, अगर पुलिस ऑफिसर मना कर दे कि मैं आपकी FIR रजिस्टर नहीं करूँगा, और ये तो हमारी कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे इलिटरेट पर्सन होते हैं ज़्यादातर वो फेस करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 154 में क्या लिखा है, शैल बी रिड्यूस इनटू राइटिंग, तो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। एक अब तो उसने मना कर दिया, तो एक तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो अलग है, उसके बारे में CRPC कुछ नहीं बताता हमें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि पोस्ट के थ्रू एक रिटन लेटर दे सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन। और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि हाँ भाई वाकई में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है और वो रिलायबल है, तो वो या तो इन्वेस्टिगेट खुद करेगा या किसी अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशंस की डायरेक्शन देगा। तो ये क्या कहता है, सबसेक्शन 3, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर द इन्फॉर्मेशन to record the information referred to in subsection 1 may send substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by a police officer subordinate to him इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। और फिर उस ऑफिसर के पास वही पावर्स होंगी जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 154 में हमने बताया कि FIR रजिस्टर की जाएगी, हो सकती है वो ओरल में हो सकता है वो रिटर्न में हो। ठीक है, और लेकिन FIR के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो हमेशा रिलेटेड होगी कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस से। ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। अगर वो ओरल है तो पुलिस ऑफिसर उसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में, अगर रिटर्न है तो सिर्फ उसको ले लेगा, और साइन दोनों केसेस में होने ज़रूरी है। पुलिस ऑफिसर बाउंड होता है FIR को रजिस्टर करने के लिए। अगर फिर वो रजिस्टर नहीं करता है तो हमारे पास एक ऑप्शन है 154 के सबसेक्शन 3 में हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर एक विमेन है अगेंस्ट होम द ऑफेंस एज स्टेटेड अंडर दिस सेक्शन, जैसे 376, 376 कैपिटल है, 354, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सच फीमेल women against whom the offences under section 326A 326 कैपिटल B कमिट हुए हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को कौन रिकॉर्ड करेगा, एक विमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद एक फर्दर प्रोविजो डाला गया है सबसेक्शन 1 में कि अगर वो फीमेल मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे परमानेंटली हो चाहे टेम्परेरीली हो, तो वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी एट द प्लेस ऑफ अ रेजिडेंस और एट एनी कन्वीनियंट प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ
इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर एट द केस में भी। और उसके बाद उसका वीडियोग्राफ होना बहुत ज़रूरी है, शैल बी वीडियोग्राफ्ड। तो ये सारी बेसिक बातें हमने सेक्शन 154 में जानी। ठीक है, उसके बाद 154 में तो हमने इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कर लिया। अब 154 में किसको रजिस्टर किया? एक कोग्निजेबल ऑफेंस के इन्फॉर्मेशन को। लेकिन हो सकता है कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई नहीं कि ये कोग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं। ओके, और ये जो कि कोई ऑफेंस कोग्निजेबल है या नहीं है, ये हमें पीछे जो स्केड्यूल होता है सीआरपीसी के साथ अटैच, उसके अंदर बताया गया है। और उसकी एंट्री नंबर कौन सी है? एंट्री नंबर 4 में बताया गया है कि वो कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है। ओके, और वैसे इसके लिए हमारा सबसेक्शन क्लोज सी भी है सेक्शन नंबर 2 की, जो बताती है कि कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, और एक क्लोज एल है सेक्शन 2 की जो बताती है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। Cognizable offense. Cognizable offense means an offense for which an cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant. एक तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफेंस कोग्निजेबल है या नहीं है? वो कहाँ से पता चलेगा? फर्स्ट स्केड्यूल से। और जो कोग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं उसमें पुलिस को पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। इसी तरह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमें बताया गया है 2L में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस में इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ओके, तो अब चलते हैं वापस सेक्शन 154। तो हमने सेक्शन 154 को देखा। अब हम ये, अगर ऐसा केस हो कि एक कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, तो अगर हम पुलिस के पास जाएं तो क्या होगा? तो उस केस में इफेक्ट में आएगा हमारा सेक्शन नंबर 155, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। बिफोर रीडिंग बेयर एक्ट मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ। अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो सबसे पहले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है? अभी हमने देखा क्लोज एल ऑफ सेक्शन 2। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास पावर नहीं होती है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। अरेस्ट वो कब कर सकते हैं? ओनली विद द वारंट। सेकंड, उनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर भी नहीं होती है। ना तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ना अरेस्ट करेंगे। ये दोनों काम करने के लिए उनको पुलिस को कोर्ट की डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। यही बात हमारे सेक्शन 155 में बताई गई है। और ना ही पुलिस कोग्निजेबल ऑफेंस के केस में एफआईआर रजिस्टर करती है। कोई एफआईआर नहीं होती है, एक नॉन कोग्निजेबल रजिस्टर होता है जिसके अंदर पुलिस सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है सिर्फ, और उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। So when information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of information in a book to be kept by such officer in such forms. तो सिंपली यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को किसी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो बाउंड है उसको रजिस्टर करने के लिए इन रजिस्टर केप्ट फॉर द पर्पज़। तो इसमें कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, सिर्फ वो एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट का रजिस्टर होता है, वो उसके अंदर उसको नोट कर लेगा। फिर क्या कहता है सबसेक्शन 2, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को अनटिल एंड अनलेस मजिस्ट्रेट ऐसी डायरेक्शंस दी। और फिर क्या कहा गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच एन ऑर्डर, अगर मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे देता है इन्वेस्टिगेशन का, देन ही में एक्सरसाइज द सेम पावर्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन
Except the power to arrest without warrant as the officer in charge of police station may exercise in a cognizable case। तो पुलिस ऑफिसर को जब डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो उसके पास वो सभी पावर्स होती हैं जो उसके पास होती अगर ये केस कोग्निजेबल केस होता तो। लेकिन एक पावर नहीं है, क्या कि वो अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट। अगर उनको अरेस्ट करना है तो मजिस्ट्रेट की डायरेक्शंस लेनी होंगी। फिर क्या कहा गया है कि अगर एक केस है जो रिलेट करता है दो ऑफेंसेस से, जिसमें से दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस से, जिसमें से एक ऑफेंस तो है कोग्निजेबल या फिर बाकी नॉन कोग्निजेबल है, तो चाहे एक कोग्निजेबल केस हो तो वो पूरा का पूरा केस ही क्या बन जाएगा, कोग्निजेबल। वेयर अ केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एट लीस्ट वन is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding other offenses are non-cognizable। तो चाहे कम से कम एक cognizable केस होना चाहिए, चाहे बाकी नॉन cognizable हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उस केस में क्या कर सकती है पुलिस, FIR रजिस्टर कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो ये सब बातें हैं। अब पुलिस ऑफिसर्स को अभी तो हमने 154 में तो FIR रजिस्टर करवाई, 155 में सिर्फ ये कहा कि भाई अगर आपके पास नॉन कोग्निजेबल केस की इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसको एंटर करेंगे, एक रजिस्टर में एंटर करेंगे और उसके बाद मजिस्ट्रेट्स की डायरेक्शन मिलने के बाद ही आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन की पावर देता कौन सा सेक्शन है, वो है हमारा सेक्शन 156, पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल केस। Any officer in charge of police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case। यानी cognizable case में पुलिस ऑफिसर्स को पावर होती है कि वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर वही केस नॉन कोग्निजेबल है तो नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कोग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। लेकिन नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। Any officer in charge of a police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of the station would have power to inquire। यानी कोई भी cognizable offense जो पुलिस स्टेशन के लोकल एरिया में हुआ है और उस लोकल एरिया को गवर्न करने वाली कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस ऑफेंस की इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर के पास फुल पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। ओके, सब सेक्शन 2 एक सिंपल सी बात करता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो पुलिस ऑफिसर कर रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट, तो हम उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। थर्ड सेक्शन 156 subsection 3 is very much important. It gives very wide power to a magistrate। ये क्या कहता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उसको ऑर्डर करेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और वो मैजिस्ट्रेट को अथॉरिटी कौन सा सेक्शन दे रहा है, 156 का सबसेक्शन 3। इसका बहुत बड़ा स्कोप है, हम जैसे ही सेक्शन 190 करेंगे तो हम उसके साथ वापस रीड करेंगे सेक्शन नंबर 156 को। सो आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे क्या प्रोसीजर होता है, पुलिस कैसे प्रोसीड करेगी। अब सबसे पहले तो जैसे कोई भी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ या फिर कोग्निजेबल में FIR रजिस्टर होती है, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट बनती है। ये बातें अभी हमने सेक्शन 154, 155 और 156 में जानी। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेट अपनी अथॉरिटी से नहीं कर सकती, मजिस्ट्रेट की डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, और कोग्निजेबल केस में वो विदाउट अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो ये कुछ बेसिक बातें अभी हमने जानी, लेकिन आगे कुछ और भी बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। जैसे पुलिस स्पॉट पे जाएगी, वहाँ पे कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करेगी,
स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगी, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगी, या फिर कोई कन्फेशन देना चाहता है, कोई अपनी गिल्ट को मानना चाहता है कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है, तो उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होंगी। ओके, तो वो सभी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद नो लीगल वर्ल्ड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।